मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीट परीक्षा ओबीसी आरक्षण को खत्म किए जाने के विरोध में आरक्षण बचाव मंच के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकाला अर्थी जुलूस। एंटीजन किट घोटाले में संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सिविल सर्जन का किया घेराव। और अय्यापुर थाना की पुलिस ने वकील के पुत्र हत्याकांड में शामिल अपराधी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मंच के सदस्यों ने नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस निकाला। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मंगलवार को पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मंच के द्वारा नीट परीक्षा में केंद्रीय कोटा से ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने तथा सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का अर्थी जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरैयागंज टावर पर पहुंचा। इसके बाद प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मंच के प्रवक्ता नरेश कुमार सहनी का कहना है कि केंद्रीय कोटा में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। साथ ही जाति आधारित जनगणना की उनकी पुरानी मांग को भी केंद्र सरकार नहीं मान रही है। अगर केंद्र सरकार उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो आगे आंदोलन और विकराल रूप लेगी। लागू करे ओबीसी का, दूसरा जाति आधारित जनगणना कराना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं इसके विरोध में? इसके विरोध में आज माननीय मोदी जी का हम लोग पुतला अर्थी जुलूस निकालकर पुतला दहन कर रहे हैं। जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। चरणबद्ध मेरा आंदोलन चलता रहेगा। क्या मांगे? वो नीट के केंद्रीय कोटा में ओबीसी का आरक्षण लागू करे और देश में जाति आधारित जनगणना, सभी जातियों का जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। सदर अस्पताल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने एंटीजन किट घोटाले मामले में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिविल सर्जन का घेराव कर प्रदर्शन किया। जिले के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और एंटीजन किट सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री में हुए घोटाले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों के समर्थन में मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन का घेराव कर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी के जिला परिषद सदस्य पवन कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सदर अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोरोना महामारी के दूसरे चरण में हुए मानव बल की बहाली में अनियमितता, एंटीजन किट सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री में हुए घोटाले में संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह सांकेतिक आंदोलन है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। राज्य में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह आंदोलन है। इसमें हर स्तर पर सदर अस्पताल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, लूट मची हुई है, मरने वालों को अस्पताल से लेकर अस्पताल तक लूटा जा रहा है। कहीं पर भी उसके लिए सरकार के जो नियम तय हैं, सरकार के द्वारा जो कीमत तय है, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। और हर स्तर पर जनता के साथ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो शोषण का व्यवहार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक चेतावनी के लिए यह आंदोलन शुरू किया। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान धान उदातन 100% पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिया गया। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फल क्षति की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने का आदेश दिया गया। कटरा प्रखंड में सबसे ज्यादा फसल क्षति हुई है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने कमेटी बनाकर फसल क्षति की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जांच कर सबमिट करने का निर्देश दिया। जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।
इस बैठक में मुख्य रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन 100% हो, क्रियान्वयन के क्रम में पूरी तरह से पारदर्शिता हो, इस आशय का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। और साथ ही सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, आत्मा इत्यादि की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। विशेष तौर पे धान का जो आच्छादन है वो 100% हो, इस आशय का निर्देश दिया गया और उसमें तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया। कहीं फसल क्षति का रिपोर्ट कटरा को, विशेषकर कटरा को लेकर के कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया गया। सहवाजपुर से 6 दिनों से लापता छात्र को अय्यापुर थाना की पुलिस ने यूपी के बलिया जिले से बरामद किया। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र स्थित सहवाजपुर से बीते 6 दिनों से गायब छात्र ऋषभ कुमार सिंह को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसे यूपी के बलिया से बरामद किया गया है। पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। इसी बीच सूचना मिली कि वह यूपी के बलिया में है। सूचना पर उसके परिजनों ने उसे बलिया से बरामद कर पुलिस को सौंपा। पुलिस पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह बीटेक की पढ़ाई से परेशान था। मार्च महीने में उसने परीक्षा भी नहीं दी थी, जिसके बाद वह घर पर आया हुआ था। पॉकेट खर्च से 500 रुपए बचे थे। उक्त पैसों से लेकर वह जंक्शन पहुंचा। वहां से ट्रेन पकड़कर बरौनी चला गया। फिर वहां से वह मुजफ्फरपुर के रास्ते मोतिहारी गया। फिर वहां से दोबारा लौटकर मुजफ्फरपुर पहुंचा, जहां से वह फिर हाजीपुर निकला। पूरी रात वह हाजीपुर जंक्शन में रहा, जिसके बाद अगले दिन वह बलिया के लिए निकल गया। वहां पैसे खत्म होने पर भूख से छटपटा रहा था। स्थानीय लोगों को शक हुआ तो उसने लोगों से पूछताछ की। फिर उसके परिजन को कॉल कर जानकारी दी, जिसके बाद से उसके परिजन ने उसे बलिया से बरामद किया। फिर अय्यापुर थाने को सौंपा। थानेदार सुनील कुमार रजक ने बताया कि छात्र को बरामद कर लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। हाँ, सहवाजपुर से आज से 20-21 तारीख का एक बच्चा घर से निकल गया था अपने माँ बाप को भी नहीं कहे हुए, और अपना मोबाइल भी घर पर ही छोड़ के चला गया था वो। और फिर ये टेम्पू पकड़कर स्टेशन जाता है, स्टेशन से बलिया चला गया था। बलिया से इन्फॉर्मेशन आता है, फिर इनको गार्जियन जाकर वहाँ से लाते हैं। बच्चा सुरक्षित बरामद हो गया है। इनके परिजन को सुपुर्द किया जा रहा है। कितने दिनों से गायब चल रहा था ये 20-21 तारीख को 20-21 तारीख को अपने घर से निकला था और आज 25-26 को बरामद हो गया है। इस तरह की घटना आप लोगों के सामने आती है, किस तरह का आक्रोश झेलना पड़ता है, क्या संदेश पुलिस पर भी सवाल किए जाते हैं। अब वो गार्जियन हैं, उनका बेटा घर से जाते हैं तो कुछ भी आरोप लगावेंगे। इसमें धीरज रखने की आवश्यकता है। बाकी पुलिस तो अपना काम करते रहती है। एसकेएमसीएच परिसर में सुरक्षा गार्ड और दलालों के बीच मारपीट मामले में गार्ड द्वारा अय्यापुर थाने में 25 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। एसकेएमसीएच में दलालों और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई मारपीट में पीड़ित गार्ड अजय सिंह ने अय्यापुर थाने में रसूलपुर वाजिद गांव निवासी सरोज कुमार और रसूलपुर निवासी पंकज कुमार सहित 25 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वह सोमवार की शाम एसकेएमसीएच गेट पर तैनात थे। उसी दौरान सरोज कुमार और पंकज कुमार दरवाजे के अंदर घुसने लगा। मना करने पर गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगा। उतना से नहीं माना और चाकू निकालकर हमला करने का प्रयास किया। उसी दौरान सहयोगी गार्ड किशोर यादव ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। गार्ड अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मारपीट के क्रम में 2000 नगद सहित गर्दन का चैन छीन लिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग और सुरक्षा गार्ड इकट्ठा हुए, जिसके बाद सभी आरोपी भाग निकला। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि सोमनाथ की शाम किसी बात को लेकर एसकेएमसीएच में गार्ड और कुछ दलालों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। एसकेएमसीएच के सुरक्षा गार्ड अजय सिंह के द्वारा 2 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ शिकायत की गई थी। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि सोमवार की देर शाम सुरक्षा गार्ड और दलालों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में कई राउंड फायरिंग की बात सामने आई थी। सुरक्षा के बाद दलबल के साथ मौके पर पहुंची अय्यापुर थानेदार सुनील कुमार ने मामला शांत करवाया, स्थिति को नियंत्रित किया था। घटना के बाद कुछ घंटों के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। तो सूचना नहीं है, लेकिन कुछ आदमी जो है, एक सरोज नाम का लड़का था, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चा वार्ड में वो जाना चाह रहा था, तो गार्ड के द्वारा रोका गया कि नहीं जाने देंगे।
इसी को लेकर वो गार्ड पर हाथ उठा दिया। गार्ड भी तू मैं किया। इसी को लेकर इन लोग एक ग्रुप बनाकर, सहनी ग्रुप बनाकर लड़का लोग सब वहाँ पर पहुँचा और गार्ड के साथ ठेलम ठुली बदमाशी करने लगा। उसी में गार्ड के द्वारा वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद विधि व्यवस्था को समस्या ख़त्म हो जाती है और गार्ड के द्वारा एक FIR किया गया है, जो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात व्यक्ति को पर भी किया गया है। 2 व्यक्ति को नामजद किया गया है, बाकी को अज्ञात किया गया है। उस सारे व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है। CCTV फुटेज देखेंगे, उसके आधार पर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर इस इलाके में स्कीम से पड़ता है, लगातार दलालों की शिकायत आती रहती है। किस चीज़ का? दलालों का अड्डा रहता है, मारपीट वगैरह होते रहता है वहाँ पर। इसमें दलाल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वैसा है तो उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोगों पर FIR दर्ज? 2 व्यक्ति तो नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, बाकी 20-25 को अज्ञात बनाया गया है, जो हम लोग फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करेंगे और कारागार तक कार्रवाई करेंगे। नीट परीक्षा में OBC आरक्षण को खत्म किए जाने के विरोध में छात्र राजद के सदस्य 31 मार्च को शहर में प्रतिवाद मार्च निकालेगी। नीट में 27,000 पद पिछड़ों के लिए समाप्त किए जाने को लेकर अब बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 31 जुलाई को विश्वविद्यालय से जिला समाहरणालय तक विरोध और प्रतिवाद मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार की स्टोरी नीति का विरोध करेगी। राजद के छात्र राजद प्रदेश महासचिव चंदन यादव ने विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 27,000 पद जो कि पिछड़ों के लिए आरक्षित थी, उसे खत्म किया गया है, जो कि पिछड़ों के साथ अन्याय की तरह है, जिसको राष्ट्रीय जनता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। परीक्षा में OBC छात्रों का जो आरक्षण सरकार के द्वारा साजिशन, ये कोर्ट के फैसला और कमेटी के फैसले को जो ये एक मकरजाल बना करके लोगों छात्रों का जो आरक्षण छीना गया है, इसके लिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल 31 जुलाई को विश्वविद्यालय परिसर से DM कार्यालय तक के हम लोग प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम DM को ज्ञापन देने का काम करेंगे। नीट में मैं आपको बता दूं कि अब 2017 में पूर्ण रूप से नीट लागू हुआ था। 17 से 20 तक के जो 4 बार एग्ज़ाम हुए, उसमें कुल सीटों पे अगर आरक्षण के हिसाब से OBC को देखा जाए तो 11,027 सीट सवर्णों को दे दिया गया है। किन कारणों से, किसके आदेश पर OBC के आरक्षण को समाप्त किया गया, ये बताने से सरकार भी इनकार कर रही है और कोर्ट भी। और जबकि EWS बिना किसी कमीशन के लागू कर दिया गया। इसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री आकर के कहते हैं कि OBC को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जबकि EWS को 10% आरक्षण देंगे। एक सलोनी कुमार बनाम केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 2015 सुप्रीम कोर्ट में वाद लंबित है। उसी वाद को आधार बना करके हमें आरक्षण से बाहर किया जा रहा है। इसके लिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेगी। पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर महाश्रृंगार किया गया। सावन माह की पहली सोमवार की देर शाम बाबा गरीबनाथ की भव्य पूजा और महाश्रृंगार किया गया। इसको लेकर गरीबनाथ मंदिर में विशेष तैयारी की गई थी। गरीबनाथ धाम मंदिर में पुजारियों की ओर से बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा गरीबनाथ का मौसमी पुष्पों से बाबा का अद्भुत महाश्रृंगार किया गया। मंदिर प्रबंधक की ओर से भक्तों को वेबसाइट व अन्य इंटरनेट माध्यम से लाइव बाबा का दर्शन और महाश्रृंगार दिखाने को लेकर व्यवस्था की गई थी। सरकार के निर्देश के अनुसार मंदिर में किसी भी श्रद्धालुओं को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में भक्त घरों में ही श्रद्धा भाव से बाबा की पूजा और दर्शन को लाइव दर्शन कर सके, इसको लेकर गरीबनाथ मंदिर परिसर में पुलिस व्यवस्था की गई थी। समाहरणालय परिसर में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के सदस्यों ने नीट परीक्षा में OBC आरक्षण को खत्म किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
देश के 52% से अधिक जनसंख्या आबादी वाले पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नीट परीक्षा में 27% आरक्षण सुरक्षित कराने की मांग को लेकर मंगलवार को समाहरणालय परिसर स्थित भारतीय पिछड़ा शोधित संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संगठन के प्रधान महासचिव रमाशंकर रॉय ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नीट परीक्षा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करके देश के एक बड़े समुदाय को चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा या संवैधानिक अधिकार पर धोखा दिया जा रहा है, जबकि सवर्णों के आरक्षण को नीट में दिए जाने के प्रावधान में उक्त परीक्षा में किया गया 2017 से लेकर 2021 तक 1100 से अधिक ओबीसी छात्रों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल सका है। यह सामान्य वर्ग के छात्रों को दे दिया गया है। सरकार जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर और सवर्णों को आरक्षण दे रही है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को नीट परीक्षा में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेडिकल संस्थान है भारत के जो राज्यों में प्रवेश में दाखिला होते हैं, उसमें खास करके ओबीसी छात्रों का 27% आरक्षण 2017 से लेकर के 21 के बीच में 11,000 से अधिक सीट जो है केंद्र सरकार एक योजनाबद्ध तरीका से ओबीसी पिछड़ा के खिलाफ में सीट को जो है वैकेंट जनरल छात्रों को दे दिया गया है, सामान्य वर्ग को दे दिया गया है, जबकि भारत में ओबीसी सवर्णों से आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एक योजना साजिश के तहत इसमें ईवीएस जो सवर्ण वर्गों का छात्र हैं उनको 10% आरक्षण मिल गया है, एससी एसटी को मिल गया है, लेकिन ओबीसी जो बड़ी आबादी है 52%, 7% से बड़ी आबादी है, उनको 27% आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अविलंब जो नेक्स्ट परीक्षा में होने वाली है नीट में, उसमें ओबीसी का आरक्षण 27% को दे और जातीय जनगणना भारत में हो। ये जो वर्तमान में जनगणना होने वाली है, इस जातीय जनगणना को वादे के अनुसार से हुए इसको लागू करे और इसी गणना में ओबीसी का भी जातीय जनगणना होना चाहिए सभी लोगों को। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अय्यरपुर थाना क्षेत्र में हुए वकील के पुत्र हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अय्यरपुर थाना की पुलिस ने वकील के पुत्र हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए हत्याकांड में शामिल राघोपुर के आनंद उर्फ चुन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे पूछताछ कर हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों को गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। फरार अपराधियों में राघोपुर का प्रशांत सहित एक और अपराधी है जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। गौरतलब है कि बीते दिनों अय्यरपुर इलाके के सहवाजपुर स्थित एक नव निर्माण मकान में बदमाशों ने वकील के पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की है। वहीं हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर पूरे मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड का लगभग खुलासा हो चुका है। अनुसंधान के आधार पर अपराधी को चिन्हित कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि छोटी मोटी बात को लेकर 3 युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। हत्याकांड का लगभग खुलासा हो चुका है। अनुसंधान के दौरान कुछ वीडियो फुटेज पुलिस को मिले, उस फुटेज के आधार पे कुछ लोगों का उसमें चेहरा आया और तत्पश्चात अनुसंधान में एक व्यक्ति के उसमें गिरफ्तारी हुई जिसका नाम आनंद उर्फ चुन्नू है। उसने गिरफ्तारी के पश्चात में इस घटना का पूरा रहस्य उद्घाटन किया और कैसे उसकी हत्या की गई, किसके द्वारा मारा गया, उसने सारी बात बताई है। अभी चूँकि कांड अनुसंधान अंतर्गत है इसलिए अभी बहुत सारी बातें बताया जाना उचित नहीं है, लेकिन कांड का उद्भेदन पूरी तरह कर लिया गया है तथा इसमें संलिप्त जो मर्डरर हैं, हत्यारे हैं, उनकी पहचान भी हो गई है। इसके अलावा सर कितने अपराधी थे जो इस घटना को अंजाम दिए? अभी तक जो भी बातें आ रही है उसमें 3 लोगों की बात सामने आई है। जिले में 24 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाई जा रही मेगा टीकाकरण अभियान में लगातार तेजी आ रही है। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 24 जुलाई से 31 जुलाई चलाए जा रहे मेगा टीकाकरण अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान में तेजी आ गई है। उसी कड़ी में मंगलवार को मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सर सैयद कॉलोनी स्थित लगे वैक्सीनेशन कैंप में लगभग 200 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, जिसमें पंचायत की महिला और पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक्सप्रेस के द्वारा केयर इंडिया के सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे अभी टीकाकरण करने के लिए आए हुए हैं। ये सैयद कॉलोनी है, डीएवी स्कूल मालीघाट में। अभी फ़िलहाल हम लोग 170 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और आगे ये चलता ही रहेगा। लोग आ रहे हैं, हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं और ये इसमें केयर इंडिया का सपोर्ट हम लोगों को काफ़ी मिला है और आगे भी मिलता ही रहेगा। और इसके अलावा भी प्रत्येक अर्बन क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में टीकाकरण चलाया जा रहा है, जो वहाँ पर भी टीकाकरण के लिए एनएम दीदी लोग अपना टीकाकरण दे रही है। सहयोग के लिए वहाँ भी आशा है और सभी अर्बन क्षेत्र के ये MOIC है प्रभारी लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर भी कार्यक्रम चल ही रहा है। जगह जगह कैंप लगाया जा रहा है। जगह कैंप लगाया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और लोगों को भी सुविधापूर्वक वैक्सीन दिया जा सके। इसमें 80+ फर्स्ट डोज भी है, सेकेंड डोज भी दिया जा रहा है, 45+ 60+ को भी, और सभी लोगों को सुविधापूर्वक मिल रहा है। किस कंपनी का वैक्सीन है? ये कोविशील्ड है। सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में बीजेपी पश्चिमी नगर मंडल के सदस्यों ने अहम बैठक की। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक मंगलवार को सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बैठक में पंचायत चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने को मजबूत करने के लिए कार्य योजना तैयार की समीक्षा की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन को विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा की पहुंच हो। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि बूथ स्तर पर 21 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और यह कार्य आने वाले माह में पूरी कर संगठन को मजबूत कर लिया जाएगा। नगर क्षेत्र के पश्चिमी नगर मंडल का कार्य समिति का बैठक है। यह कार्य समिति बहुत ही ये मंडल हम लोग के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि हमारे ज़िले का मुख्यालय भी पश्चिमी नगर मंडल में ही आता है। मूल रूप से कार्य समिति की बैठक पुराने कार्यों की विवेचना एवं नए कार्यों आगामी कार्यों पर चर्चा के लिए की जाती है। आज यहाँ के मंडल अध्यक्ष ने अपने द्वारा किए गए विगत कार्य समिति से कार्य समिति में जो कार्य किए गए उसका उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हम लोगों आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही कैसे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जाए और हम लोग आने वाले दिनों में 21 सदस्यीय बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख जो हमको बनाना है उस पर हम लोग विचार विमर्श करके और अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर में हम लोग सभी बूथ पर 21 सदस्यीय
कमेटी और पन्ना प्रमुख बनाने का काम करेंगे और कैसे संगठन हमारा मजबूत हो इस पर हम लोग विचार करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों का आंकड़ा 3 बार बदला। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में कोरोना की दूसरी लहर में मृतकों का आंकड़ा अचानक 322 से बढ़कर 805 पर पहुंच गया है। होम आइसोलेशन और निजी अस्पताल में आई रिपोर्ट के बाद आंकड़ों में यह वृद्धि हुई है। मंगलवार को जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन ने नए आंकड़े प्रस्तुत किए। पहले 322 लोगों की मौत की बात कही गई, जिसके बाद संशोधित आंकड़ा 603 पर जा पहुंचा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार ने जिलाधिकारी को बताया कि अब तक 805 मौत के दावों की पुष्टि हो गई है और उसकी सूचना राज्य मुख्यालय को भेज दी गई है। इनमें से अब तक 196 मौतों के लिए 4-4 लाख का अनुदान जिले को मिली है। वहीं पिछले साल कोविड-19 वाले 62 लोगों का अनुदान अभी बाकी है। आपदा विभाग के अपर समर्था डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मुख्यालय से 196 मामलों की स्वीकृति कर दी गई है। बचे हुए आंकड़ों की जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बाकी मृतकों के परिजन को अनुदान देने के लिए और राशि की मांग करे। सिविल सर्जन ने कहा कि बाकी बचे 671 मृतकों के परिजन को अनुदान देने के लिए सरकार से राशि की मांग की जाएगी। जो है सो हम लोगों ने जो हम लोग के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें SKMCH में 121 मौत हुई है, जिसमें 87 जो है वो मुजफ्फरपुर ज़िले का है, 34 दूसरे ज़िले का है। सदर हॉस्पिटल और ग्लोकल में 15 डेथ हुआ, जिसमें 13 अपने मुजफ्फरपुर ज़िले का है, 2 दूसरे ज़िले का है। होम आइसोलेशन में 43 डेथ हुआ है, उसमें 40 मुजफ्फरपुर का है, 3 दूसरे ज़िले का है। पटना तथा अन्य स्टेट में जो है दूसरे स्टेट में जहाँ इलाज कराया है जाकर के, उसमें 47 डेथ हुआ है, इसमें 46 मुजफ्फरपुर का और 1 जो है दूसरे ज़िले का है। प्राइवेट हॉस्पिटल, होम आइसोलेशन और अन्य जगहों पर 103 डेथ का रिपोर्ट मिला है और उसमें 101 मुजफ्फरपुर ज़िले का है, 2 अन्य ज़िले का है। 99 डेथ पिछले साल का है, जो कि इस साल रिपोर्ट हुआ है उसका, और कुल मिला के हमारे यहाँ 805 डेथ का रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 684 मुजफ्फरपुर ज़िले का है और 121 अन्य ज़िलों का। आंकड़े और बढ़ने की संभावना है? ये तो धीरे धीरे लोगों का आवेदन भी आ रहा है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। उसका सत्यता की जांच जो है 3 सदस्यीय टीम करती है, जिसके मेंबर होते हैं सिविल सर्जन, ACMO और एक नामित मेडिकल अफसर। ये तीनों जो है हर केस की बारीकी से जांच करती है और अगर वो कोविड से डेथ पाया जाता है तो उसका जो है अपलोडिंग पोर्टल पर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।